गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मेरा विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने उनके ऊपर फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें हमने 100 MCQs डिस्कस कर लिए थे उनकी लाइफ से रिलेटेड। बाकी के जो MCQs हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जितने भी MCQs वर्ड्सवर्थ के ऊपर बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत हम नेचर की तरफ ध्यान देते हैं, देखते भी नहीं हैं, जो कि जबकि हमारे चारों ओर नेचर व्याप्त है। इज ए लाइन फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की फेमस सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है उनकी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेस इन हिज फेमस लाइन दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। ठीक है, इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ किसे एड्रेस कर रहे हैं? तो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस सोनेट टू मिल्टन और लंदन 1802 से ली गई है, जिसमें वो यहाँ जॉन मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वॉज द पोम द राइवरी ऑफ पुअर सुसन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ये पोम उनके द्वारा कब लिखी गई थी? व्हेन ही वॉज स्टेइंग इन लंदन। ठीक है, जब वो लंदन में थे। नेक्स्ट है 104, नेम द फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट ए लेजेसी ऑफ 900 फॉर हिम। फॉर हिम मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को जिन्होंने 900 की लेजेसी दी थी। ये है रेजली काल्वर्ट। नेक्स्ट है 105, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी। वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं? तो द प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा द प्रील्यूड। ये उनकी ग्रेट ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 106, विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ कैरियर वॉज मार्क्ड विद ग्लूम। ठीक है, कौन सा पीरियड था विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ग्लूमी से भरा हुआ था? 1792 टू 1797, यानी 1792 से लेके 1797 तक का ये वो पीरियड है जो ग्लूमी से भरा था। नेक्स्ट है 107, अबाउट विच पोम वर्ड्सवर्थ रोट। किसके बारे में यहाँ लिखा है उन्होंने? देयर इज नॉट एन इमेज in it which I have not observed, and now in my 73rd year I recollect the time and place where most of them were noticed. So answer is an evening walk. evening walk में वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है। नेक्स्ट है 108, अबाउट विच पोम वर्ड्सवर्थ सेड। किस पोइम को लेकर वर्ड्सवर्थ ने कहा था? इट्स ऑब्जेक्ट इज पार्टली टू एक्सपोज द वाइसेस ऑफ द पेनल लॉ and the calamities of wars as they affect individuals। तो ये उन्होंने गिल्ट एंड सोरो के बारे में कहा था। गिल्ट एंड सोरो जो कि उनकी स्पेंसेरियन स्टैंजा में, ये जो पोम है उनकी स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, इट इज अ स्टोरी ऑफ क्रूअल रॉन्ग्स। ठीक है, क्रूअल रॉन्ग्स suffered by an innocent woman chiefly as the result of war and by a technically guilty but essentially good man who end on the gallows as his confessed murderer. The theme of which poem is narrated here। ठीक है, किस पोइम की थीम यहाँ नैरेट की गई है? गिल्ट एंड सोरो। गिल्ट यानी कि पछतावा और जो दुख है, इसमें उन्होंने वो दुख और पछतावा व्यक्त किया है जब फ्रांच रेवोल्यूशन की वजह से, यानी कि जब अटैक हो, मतलब जो वार छिड़ गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, तब वो अपनी जो बेलव्ड है उसको छोड़कर यहाँ आ गए थे। ठीक है, तो वो यहाँ पर वही उसी गिल्ट को इस पोइम में उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि टेक्निकली वो इंसान गिल्टी है बट इसेंशियली गुड मैन है। अपने लिए वो कह रहे हैं कि वो इसेंशियली गुड मैन है और टेक्निकली गिल्टी हैं। और गिल्टी किसकी बन गई? वो अपनी बिलीवर्ड, ठीक है, एनेटी वॉलन, जिनसे उन्हें प्यार हो गया था 19 मतलब
1791 में जब वहाँ उन्होंने विजिट की थी, उसका उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। नेक्स्ट है 110, विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। ठीक है, ग्लोरियस डिकेड वर्ड्सवर्थ के सबसे बेस्ट ईयर्स कौन से हैं? सो 1797 से लेकर 1807, ठीक है, 1797 से लेकर 1870 उनका बेस्ट पीरियड है, जहां उनके सबसे अच्छे यानी बेस्ट वर्क प्रोड्यूस हुए। 1807 तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे अच्छे वर्क उनके प्रोड्यूस हुए हैं, जो पोइटिक वॉल्यूम के नाम से आता है। जितनी भी उनकी बेस्ट पोइम है सब इसके अंदर हैं। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगिन आफ्टर। ठीक है, उनका जो डिक्लाइन पीरियड है, यानी कि जो डिक्लाइन है उनकी जीनियस का, वो स्टार्ट कब हुआ उनके कैरियर का? तो वो स्टार्ट होता है 1807 के बाद। ठीक है, 1797 से लेके यहाँ तक तो बेस्ट है, जब उन्होंने बेस्ट वर्क प्रोड्यूस किए, लेकिन 1807 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इन विच पोम वर्ड्सवर्थ कॉल द चाइल्ड अ प्रोफेट, अ सीयर एंड ए फिलोसोफर। ठीक है, कौन सी पोएम में उन्होंने एक बच्चे को प्रोफेट, सीयर एंड फिलोसोफर कहा है? तो ये उनकी पोम क्या उनकी ऑड है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसमें उन्होंने एक चाइल्ड को प्रोफेट कहा है। नेक्स्ट है 113, अबाउट विच पोम वर्ड्सवर्थ सर वाल्टर रेले राइट। ठीक है, इनकी किस पोइम के बारे में वॉल्टर रैली कह रहे हैं? इट वॉज नॉट बाई एन acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind. So this is about odd intimation of immortality. Odd intimation of immortality के बारे में वॉल्टर रैले ने कहा है। नेक्स्ट है 114, which of the following is true about the third stage of Wordsworth love for nature? नेचर बिकम द नर्स, गाइड एंड द गार्जियन ऑफ हिज हार्ट। ठीक है, यानी कि उनकी थर्ड स्टेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जब थर्ड स्टेज आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लव है नेचर के प्रति, वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। उनकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें उनका प्यार नेचर को लेके एक चाइल्डहुड वाला है। ठीक है, चाइल्ड वाला, बच्चों वाला, जिसे देखकर वो ऊपरी तौर पर खुश हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में उनका फिजिकल प्यार है, और जो थर्ड स्टेज है नेचर के प्रति वर्ड्सवर्थ की, उसमें नेचर उनकी नर्स बन जाती है, गाइड एंड गार्जियन उनके हार्ट की। ठीक है, स्पिरिचुअल लव दिखाया गया है। नेक्स्ट है 115, विच पोम डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैंथिस्टिक फिलोसफी। ठीक है, उनकी जो पैंथिस्टिक फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की, यानी वर्ड्सवर्थ एक पैंथीज माने जाते हैं, है ना, तो वो कौन सी पोएम अच्छे से डिस्क्राइब करती है? तो टिंटन एबी डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैंथिस्टिक फिलोसफी। नेक्स्ट पॉइंट है 116, हु एप्रिसिएटेड वर्ड्सवर्थ पोम माइकल। माइकल को किसने एप्रिसिएट किया? इन वर्ड्स। ठीक है, नेचर हर सेल्फ सीम्स टू हैव टेकन। ठीक है, माइकल को एप्रिसिएट किया जा रहा है इस लाइन में कि ऐसा लगता है जैसे नेचर हर सेल्फ सीम टू हैव टेकन दी, जैसे नेचर ने खुद से पेन आउट ऑफ हिज हैंड, पेन अपने हाथों में ले लिया है, एंड टू राइट फॉर हिम विद हर ओन बेयर शेयर पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब उनका कहना है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने माइकल को अप्रिसिएट करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद से ही पेन ले लिया है और पेन आउट मतलब कर दिया है। पूरी जो पोएम है उसमें नेचर का इतना अच्छे से उन्होंने किया है वर्ड्सवर्थ ने, कि लगता ही नहीं है कि उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है, ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद से लिखा है आके। बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस है उनकी इस पोएम से। नेक्स्ट है 117, माइकल, इजाबेल, ल्यूक। ठीक है, माइकल, इजाबेल एंड ल्यूक आर दी करेक्टर्स इन दी वर्ड्सवर्थ पोएम। तो ये जो करेक्टर्स हैं तीनों, ये तीनों की तीनों करेक्टर वर्ड्सवर्थ की माइकल में पोएम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दी पोएम माइकल इज सेट इन। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ है? ग्रीन हेड गिल इन ग्रासमियर वैली। ठीक है, ग्रासमियर वैली में इसकी सेटिंग है। नेक्स्ट है 119, वर्ड्सवर्थ फादर वॉज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। ठीक है, इनके जो फादर थे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कानूनी सलाहकार, जेम्स लॉथर, फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। इनके यहाँ वो जो हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे वर्ड्सवर्थ के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, हु बिलीव। ठीक है,
that Lucy Gray was a beautiful success when contrasting how it is able to emphasize an incorporeal side of nature, and he believed that the poem The Sailor's Mother was a failure for its lack of the incorporeal. ठीक है, तो कौन मानता है ऐसा? जैसे लूसी ग्रे जो है वो कॉर्पोरियल सक्सेस है, वाइल द सेलर्स मदर इज ए इनकॉर्पोरियल फेलियर है. ठीक है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड का ऐसा मानना है. नेक्स्ट पॉइंट है द पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट डिस्क्राइब ए डिस्कशन बिटवीन ए एडल्ट पोइटिक स्पीकर एंड ए लिटिल कॉटेज वर्क. ऐसी पोएम कौन सी है जिसमें एक डिस्क्रिप्शन है, यानी एक डिबेट डिस्कशन दिखाया गया है एक एडल्ट के बीच, यानी एक स्पीकर के बीच और एक छोटी कॉटेज गर्ल के बीच, अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर. वहाँ पर नंबर की बात हो रही है कि ब्रदर और सिस्टर आपके कितने हैं ना, मतलब हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव, इस तरीके से वहाँ पर बात होती है. हु ड्वेल विद हर, उसके साथ जो रहते हैं. द पोम टर्न्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ विदर टू अकाउंट टू डैड सिबलिंग एज पार्ट ऑफ द फैमिली विच इज़ द पोम. तो ये कौन सी पोएम है? ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जिसका टाइटल है वी आर 7, यानी हम 7 भाई बहन हैं. एक छोटी कॉटेज गर्ल से उनकी मुलाकात होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की. वहाँ उससे वो पूछने लग जाते हैं क्योंकि उनको नेचुरल सिंपल लोगों से, रस्टिक लोगों से और जो साधारण लोग हैं उनसे प्यार रहता था ना, तो वो बातें करते थे. तो वो लड़की उन्हें मिलती है और उससे वो पूछने लग जाते हैं कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव. तो वो लड़की कहती है वी आर 7. तो फिर वही डिस्क्रिप्शन इस पोएम के थ्रू चलता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज Which poem of Wordsworth says that books are just barren leaves that provide empty knowledge? है ना, बुक्स क्या हैं? केवल barren leaves हैं जो एक empty knowledge हमें देती हैं, खोखला ज्ञान. And yet nature is the best teacher which can teach more about human evil and good. यानी कि जो नेचर है वो बेस्ट टीचर है जो ह्यूमन को अच्छाई और बुराई के बारे में अच्छे से बता सकती है, यानी पढ़ा सकती है. तो ये उनकी पोम है द टेबल टर्न. ठीक है, जिस पोएम में उन्होंने नेचर को बेस्ट टीचर बताया है. नेक्स्ट है 123 द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इंक्लूड. ठीक है, जो प्रीफेस है लिरिकल बैलाड का जो कि घोषणा पत्र बन गया रोमांटिक मूवमेंट का विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें उन्होंने क्या इंक्लूड किया है? तो जो कुछ पॉइंट हैं जो उन्होंने उसमें अपने मैनिफेस्टो में ऐड किए हैं, जैसे ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री. ठीक है, पोइट्री का जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो है ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि सिंपल जो लाइफ है वो पोइट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए. वर्ड्सवर्थ यूजेस कॉमन मैन्स लैंग्वेज. उन्होंने कॉमन यूज़ किया है कॉमन लैंग्वेज को. एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर द पोइट्री, यानी जो डेली लैंग्वेज जो कॉलोक्यूअल जो लैंग्वेज होती है वो बेस्ट सूटेड है पोइट्री के लिए. आगे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, यानी फीलिंग का जो एक्सप्रेशन है वो उसमें होना बहुत ज़रूरी है बजाय एक्शन और प्लॉट के. ठीक है, नेक्स्ट है 124 इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्पीकर नरेट ए नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलवर्ड लूसी, है ना, हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज ए रोज इन जून. ठीक है, कौन सी पोएम में वो डिस्क्राइब करते हैं? सो ये उनकी लूसी पोएम स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन है. नेक्स्ट वन इज 125 वर्ड्सवर्थ रोट हिज सीरीज ऑफ लूसी पोएम्स. ठीक है, उन्होंने एक लूसी पोएम्स की सीरीज लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने. ठीक है, ड्यूरिंग ए स्टे विद हिज सिस्टर डोरोथी. कब लिखी थी उन्होंने ये सीरीज़, आपको ये बताना है. तो अपनी डोरोथी के साथ यानी सिस्टर के साथ हमबर्ग जर्मनी में रुके थे बिटवीन अक्टूबर 1798 टू अप्रैल 1801. ठीक है, तब उन्होंने ये जो सीरीज़ है लूसी पोएम्स ये लिखी थी. नेक्स्ट है 126 विच ऑफ द लूसी पोएम्स डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी. कौन सी लूसी पोएम्स है जिसमें डायरेक्टली लूसी मेंशन नहीं किया गया है? अ स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सील. इसमें डायरेक्टली लूसी वर्ड मेंशन नहीं किया है वर्ड्सवर्थ ने, यानी लूसी को उन्होंने वहाँ सी कहा है. नेक्स्ट है 127 विच ऑफ द लूसी पोएम्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सब्लाइम एपिटैफ बाय एस.टी. कॉलरिज. ठीक है, कौन सी लूसी पोएम्स है जिसको मतलब जो है एस.टी. कॉलरिज ने सबलाइम एपिटैफ कहा है? सो उस पोम का नाम है स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सील. इसको एस.टी. कॉलरिज ने सबलाइम एपिटैफ कहा है. नेक्स्ट है 128
विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द फॉलोइंग ब्यूटीफुल लाइन्स, किस पोएम के अंदर ये ब्यूटीफुल लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं वर्ड्सवर्थ के। लाइन्स हैं 10,000 saw I at a glance, tossing their hats in sprightly dance, ठीक है। 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance, a poet could not be but gay in such a jocund company. So these lines are taken from I wandered lonely as a cloud, यानी इसका another title is daffodils. Okay, next है 129. What is the other name for the poem My Heart Leaps Up? ठीक है, वर्ड्सवर्थ की खासियत है कि उनकी हर एक पोइम को उन्होंने एक टाइटल और मतलब दो टाइटल दे रखे हैं। मोस्टली उनकी पोएम ऐसी हैं। तो यहाँ पर यही है कि माई हार्ट अप का जो अनदर टाइटल है वो क्या है, तो द रेनबो का ही नाम है माई हार्ट लीव्स अप, है ना। ऐसे ही ऊपर आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, और जबकि इस पोएम का नाम है डैफोडिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम विच पोम आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, ठीक है। कौन सी लास्ट लाइन इस इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी का एपिग्राफ बनती हैं, सो द रेनबो। नेक्स्ट है 130, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज अ पॉपुलर लाइन फ्रॉम, ये लाइन है, ये कहाँ से ली गई है, वर्ड्सवर्थ की, सो द रेनबो से। ये लाइन जो कि यूनिवर्सल लाइन बन गई है वर्ल्ड की, वर्ड्सवर्थ की लाइन है, मतलब पोइम है, द रेनबो से ये ली गई है ना। नेक्स्ट है 131, हु डिसलाइक वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ द फ्रेज नेचुरल पिटी in the poem The Rainbow, he believed that man was naturally impious and therefore Wordsworth phrase contradicted itself. तो एक फ्रेज है वर्ड्सवर्थ का जिसे डिसलाइक किया है विलियम ब्लैक ने, ठीक है, नेचुरल पीटी। नेक्स्ट है 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रार्कन सोनेट बाई विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइबिंग लंदन एंड द रिवर टेम्स व्यूड फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कौन सी ये सोनेट है। तो ये सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, September 3, 1802। नेक्स्ट है 133, अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक बाई विलियम वर्ड्सवर्थ इज, ठीक है। गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक बाई विलियम वर्ड्सवर्थ इज क्या है, अ ट्रेवलर्स गाइड बुक टू इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है 134, Wordsworth and his friend Robert Southey and Samuel Taylor Coleridge become known as lake poet because they lived in this area, ठीक है। वो लेक पोइट के रूप में जाने जाते थे। ये 3 पोइट का ग्रुप था, जैसे कि एस टी कॉलरिज हो गए, रॉबर्ट सदे हो गए और वर्ड्सवर्थ। तो क्यों जाने जाते थे वो एज ए लेक पोइट, तो उसके यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। क्योंकि वो इस एरिया में रहते थे, इट्स लैंडस्केप एंड पीपल इंस्पायर्ड देयर वर्क, और इस उनके जो वर्क हैं उसमें यहीं के लैंडस्केप डिस्क्राइब किए गए हैं और यहाँ के पीपल से वो इंस्पायर होकर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लैंडस्केप ऑफ द प्लेस बिकम्स एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ देयर पोइट्री, ठीक है। यहाँ के जो लैंडस्केप हैं यानी जो व्यू हैं, नज़ारे हैं नेचर के, वो उनकी पोइट्री का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट है 135, विच नैरेटिव पोम of Wordsworth written initially in 1807 to 08 is set during the rising of the North in 1569, कौन सी पोएम है उनकी, द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन 1815। नेक्स्ट है 136, वर्ड्सवर्थ पोम पीटर वेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है। पीटर वेल जो 1819 में पब्लिश हुई थी, हालांकि लिखी गई थी 1798 में उन्होंने इसको कंपोज किया था और ये पब्लिश हुई थी 1819 में जाके। तो ये उनके फ्रेंड रॉबर्ट सदे को डेडिकेट है। नेक्स्ट है 137, विच पोम प्रॉपर बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्टेड सिनर impervious to the softening influence of nature who make his living as an itinerant hawker or porter। तो ये है पीटर वेल अ टेल इन वर्स। नेक्स्ट है 138, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, वर्ड्सवर्थ अपनी राइटिंग में डीपली इन्फ्लुएंस रहे हैं एस टी कॉलरिज से, विलियम गॉडविन से,
जीन जैक्स रूसो से एंड इमैनुअल कैंट से। ठीक है, इमैनुअल कैंट एक जर्मन फिलोसोफर हैं और जीन जैक रूसो से तो वो हैं ही हैं, उनसे प्रभावित होकर तो उन्होंने अपनी फिलोसफी दी। और एस टी कॉलेज उनके फ्रेंड हैं, विलियम गॉडविन। पी वी शैली जो राइटर हैं उनके फादर इन लॉ थे। ठीक है, तो इन लोगों से ये इन्फ्लुएंस रहे अपनी लाइफ में। 139 विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन। ठीक है, किस वर्क को इन्होंने प्रोड्यूस किया था विलियम गॉडविन से प्रभाव में आकर, विलियम गॉडविन से इंस्पायर होकर इन्होंने कौन से वर्क लिखे अपने। तो पहला वर्क है इनका गिल्ट एंड सोरो। ठीक है, दी बॉर्डर्स जो कि एक वर्स ट्रेजेडी, ये दोनों के दोनों वर्क विलियम गॉडविन के इन्फ्लुएंस में इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट है 140 द प्लॉट ऑफ विच वर्क इज करेक्टराइज्ड बाय ए मोrbid एंड मॉन्स्टर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी, द बॉर्डर्स। नेक्स्ट 141 टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। हर एक ग्रेट पोइट क्या होता है, एक टीचर होता है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक टीचर समझा जाए, माना जाए, या फिर मुझे कुछ भी ना समझा जाए। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड जॉर्ज बियोमंट को ये लिखा था लेटर के थ्रू। नेक्स्ट है 142 who wrote in his preface to the lyrical ballad, I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings। ठीक है, ये उनकी डेफिनेशन है वर्ड्सवर्थ की। इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, जिसका ओरिजिन इमोशन से होता है, जो इमोशन रिकलेक्ट किए जाते हैं इन ट्रैंक्विलिटी। द इमोशन इज कंटेम्पलेटेड till by a species of reaction, the tranquility gradually disappear and an emotion kindred so to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind। विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है 143 हु स्टेट, कौन कहता है, is his aim in writing poetry to console the afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy happier, to ease the young and the gracious of every age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous। William Wordsworth। Next है 144 who opined that the poet task is to break through this crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened heart। किसकी विचारधारा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है 145 who has written poetry as I am recommending is as far as is possible a selection of the language really spoken by man, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। ठीक है, अपने प्रीफेस में उन्होंने इसे ऐड किया लाइंस को। 146 हु राइट, किसने लिखा है ये, पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब पोइट कैसा होना चाहिए, मैन स्पीकिंग टू मैन, ऐसा मैन होना चाहिए पोइट। अ मैन हु हैज़ ए ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे ह्यूमन नेचर की बहुत सारी नॉलेज हो, एंड ए मोर कम्प्रहेंसिव सोल देन आर सपोज टू बी कॉमन एमंग मैनकाइंड, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। ठीक है, नेक्स्ट है 147 हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बेलाड। अपने प्रीफेस, लिरिकल बेलाड का जो प्रीफेस आया था इनका, यानी सेकंड एडिशन था जो लिरिकल बेलाड का, उसमें उन्होंने ये सब लिखा है। पोइट्री इज़ द मोस्ट फिलोसॉफिक ऑफ ऑल राइटिंग, ये जो पोइट्री है वो सबसे ज़्यादा फिलोसॉफिक होती है। इट इज़ सो इट्स ऑब्जेक्ट इज ट्रुथ, ये इसलिए है कि इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रुथ है, वो एक सच है। नॉट इंडिविजुअल एंड लोकल बट जनरल एंड ऑपरेटिव, नॉट स्टैंडिंग अपॉन एक्सटर्नल टेस्टिमनी बट कैरिड अलाइव इन टू द हर्ट बाई पैसन, ट्रुथ विच इट्स ओन टेस्टिमनी विच गिव्स strength and divinity to the tribunal to which it appeal and receive them from the some tribunal। Poetry is the image of man and nature, William Wordsworth। Next है 148 who wrote in preface to lyrical ballad, poetry is the breath and finer speech of all knowledge, it is the impassioned expression which is in the countenance of all science, William Wordsworth।
नेक्स्ट है 149 द कोट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड। ठीक है, उन्होंने क्या कोट किया है कि ज़्यादा मतलब अंतर नहीं होना चाहिए किसमें, लैंग्वेज ऑफ प्रोज यानी प्रोज और जो पोइट्री है उसकी मेट्रिकल कंपोजिशन पोइट्री को कहते हैं। ठीक है, मेट्रिकल कंपोजिशन और प्रोज की लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है उनका। किसमें कहा है? द प्रीफेस टू लिरिकल बेलाड 1800। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 हु राइट द नॉलेज बोथ ऑफ द पोइट एंड द मैन ऑफ साइंस इज प्लीजर। ठीक है, कौन लिखता है ऐसे? तो वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि द नॉलेज बोथ ऑफ द पोइट एंड द मैन ऑफ साइंस इज प्लीजर बट द नॉलेज ऑफ द वन क्लीव्स टू अस एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, आवर नेचुरल एंड अनएलिनेबल inheritance. The other is a personal and individual acquisition, slow to come to us and by no habitual and direct sympathy, connecting us with our fellow beings. William Wordsworth. Next है 151 who opined that poetry cannot be produced by strictly following the rules and laid down by the classist। ठीक है, जो पोइट्री है उसको स्ट्रिक्टली प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बाई रूल और रेगुलेशन के अनुसार, जैसे क्लासिस्ट करते थे, यानी न्यू क्लासिकल पोइट करते थे। इट मस्ट फ्लो आउट नेचुरली, ये नेचुरली फ्लो आउट करनी चाहिए एंड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द सोल ऑफ द पोइट, पोइट के हृदय से निकलनी चाहिए, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है 152 अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कंपोजिशन। ठीक है, जो इनकी थ्योरी है पोइट्री की उसके अनुसार कितनी स्टेजेस होती हैं पोइटिक कंपोजिशन के लिए? तो उन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। फर्स्ट स्टेज है उनकी ऑब्जर्वेशन, फिर सेकंड होती है रिकलेक्शन, फिर फिल्टरिंग, फिर कंपोजिशन। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसके बाद उन्हें रिकलेक्ट करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह करने के बाद कंपोजिशन की जाती है पोइट्री की, ऐसा उनका मानना है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पोइटिक क्रिएशन एज पर द थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ, है ना, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के अनुसार। नेक्स्ट है 154 who believe that a poetry of revolt against the moral ideas is a poetry of revolt against life। ठीक है, कौन ऐसा मानता है कि जो पोइट्री है, जो मॉरल आइडियाज़ के अगेंस्ट जो पोइट्री है वो ऐसी पोइट्री मॉरल लाइफ मतलब जो आइडियल लाइफ है उसके भी अगेंस्ट है। अ पोइट्री ऑफ इनडिफरेंस टूवर्ड मॉरल आइडियाज़ इज़ ए पोइट्री ऑफ इनडिफरेंस टूवर्ड लाइफ। ठीक है, जो पोइट्री है जो मॉरल आइडियाज़ के प्रति इनडिफरेंस रखती है तो वो लाइफ के प्रति भी इनडिफरेंस है। तो ये वर्ड्सवर्थ हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोइट्री है वो लाइफ के हित में होनी चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट है 155 फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज, वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या है? कंबाइनिंग पावर है, क्रिएटिव फैकल्टी है। ठीक है, ये दोनों, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, कंबाइनिंग पावर, क्रिएटिव फैकल्टी, बोथ ए एंड बी। तो ये ए और बी वाला मैटर है, ए या बी दोनों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 156 व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो सिंपल मैन, सिंपल लाइफ, सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, लाइफ ऑफ रूरल एंड रस्टिक पीपल, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे माइकल उन्होंने लिखा रूरल लाइफ से रस्टिक पीपल, यही इनके सब्जेक्ट होते हैं। लीच गैदरर, इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं वर्ड्सवर्थ के। नेक्स्ट है 157 वाई डज वर्ड्सवर्थ कंसीडर रस्टिक पीपल सुइटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। अब इनको रस्टिक पीपल ही सुइटेबल क्यों लगते हैं पोइट्री के लिए वर्ड्सवर्थ को? बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, क्योंकि वो नेचर के क्लोज होते हैं, और जो नेचर के क्लोज है वो वर्ड्सवर्थ के क्लोज है। यानी कि जो बंदा नेचर को प्यार करेगा वो वर्ड्सवर्थ को ऑटोमेटिक प्रिय हो जाएगा। बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, और उनमें कोई बनावटी मतलब बनावट नहीं होती, कोई वैनिटी नहीं होती और कोई आर्टिफिशियल नहीं होते वो लोग। ठीक है, दैट्स वाई ही लाइक देम। नेक्स्ट है 158 वॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज ए सुइटेबल लैंग्वेज फॉर पोइट्री। सुइटेबल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। जब सब्जेक्ट कॉमन है तो वही लैंग्वेज भी कॉमन होगी, क्यों कि वही तो बोलता है, कॉमन मैन कॉमन लैंग्वेज ही यूज़ करता है। नेक्स्ट है 159 हु सैड
डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी। किसने कहा था ये डिलाइट क्या है, चीफ है, इज नॉट ओनली एंड ऑफ द पोएजी। ये जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द पोइट्री। प्राइम फंक्शन पोइट्री का क्या है, टू इनोबल टू रीडर को इनेबल करना, ठीक है। नेक्स्ट है 161, हु रिमार्क द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इनेबल द रीडर, यानी रीडर्स को सक्षम बनाना, बेटर टू एंजॉय लाइफ को बेटर एंजॉय कर सकें, और टू एंड्योर इट। डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है हु सैड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। किसने कहा है ये, कि वर्ड्सवर्थ खुद ही अपनी क्या हैं, सबसे मतलब जो फर्स्ट क्रिटिक कौन है वर्ड्सवर्थ का, खुद ही वर्ड्सवर्थ हैं। ये M.H. अब्राम का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल पोइट्री। ठीक है, अपनी एज की वजह से लॉरिएट बने जिन्होंने कोई ऑफिशियल पोइट्री नहीं लिखी, वो हैं वर्ड्सवर्थ। यानी कि कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि जो पोइट लॉरिएट है ना इंग्लैंड का, वो व्यक्ति बनेगा जो ऑफिशियल पोएम लिखेगा। बट इन्होंने कोई ऑफिशियल पोइट्री नहीं लिखी थी, ये तो नेचर लवर है ना, नेचर की पोइट्री करते थे। बट ड्यू टू इनकी एज की वजह से, सीनियर सिटीजन होने के नाते, और बेस्ट एक पोइट भी थे उस टाइम के, इसलिए इन्हें लॉरिएट बनाया गया। नेक्स्ट है 164, विच मूवमेंट वॉज रूटेड इन द जर्मन स्टर्मड्रैंग मूवमेंट दैट प्रीफर्ड इंट्यूशन एंड इमोशन टू द रेशनलिज्म ऑफ एनलाइनमेंट, रोमांटिक मूवमेंट। नेक्स्ट, who were the main figure of जैना रोमांटिसिज्म। जैना रोमांटिसिज्म का मेन फिगर है कार्ल विल फ्रेडरिक एंड ऑगस्ट सेगल। नेक्स्ट है 166, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलाड। तो ये तो पता है हमें किस ईयर में उन्होंने प्रीफेस एड किया अपनी लिरिकल बैलाड को, इन 1800। नेक्स्ट है 167, हु ओपाइन देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। ये रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, वर्ड्सवर्थ की ये डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है 168, हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक्स। ठीक है, मॉरल यूनक्स किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को, सो सैली हैं, ये सैली ने उन्हें यूनक्स कहा था, मॉरल। नेक्स्ट है 169, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किसने किया है कि उन्होंने अपनी ही जो थ्योरी है उसे फॉलो करने में वर्ड्सवर्थ फेल हो गए हैं, वो हैं T.S. एलियट। T.S. एलियट ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट है 170, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइंड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बेलाड 1802 एडिशन। ठीक है, जो थर्ड एडिशन आया था 1802, मतलब थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बेलाड, उसमें ग्रे की एक पोएम है जिसे वो एग्जामाइन कर रहे हैं, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। ये टॉमस ग्रे की है, ठीक है। नेक्स्ट है 171, द लिरिकल बैलाड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। ठीक है, लिरिकल बैलाड को बेटर एप्रिसिएशन मिला था अमेरिका में, इंग्लैंड से ज़्यादा। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर, लेकिन इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो अमेरिका में कब पब्लिश हुआ ये बताना है, सो 1802। नेक्स्ट है 172, in which poem Browning write about Wordsworth, just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat he left us। तो अपनी पोम द लॉस्ट लीडर में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब उन्होंने लॉरिएट वाला जो सम्मान एक्सेप्ट कर लिया था, जब उन्हें लॉरिएट बनाया गया, तो इसके लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट है 173, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थॉर्न ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये कहाँ से सीखा था उन्होंने, रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट है 174, हु सैड रोमांटिसिज्म इज प्रीसाइजली सिचुएटेड नाइदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। चार्ल्स बॉडलेयर ने कहा था। नेक्स्ट है हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स। ठीक है, यूनेक्स कहा है सैली ने, एंड ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है जॉन कीट्स ने।
नेक्स्ट है 176 लिरिकल बैलाड्स अपीयर्ड विद, ठीक है, लिरिकल बैलाड अपीयर हुई थी किसके साथ? 4 पोएम बाई कॉलरिज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इसमें 4 पोम्स बाई कॉलरिज एंड 4 पोम्स तो इसमें कॉलरिज की थी और 19 पोएम्स की इसमें वर्ड्सवर्थ की आई थी। इसके साथ जो है 23 पोएम के साथ ये जो है लिरिकल बैलाड वर्ड्सवर्थ का पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है 177 हु सेड द पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है, पोइट कैसा होना चाहिए? मैन स्पीकिंग, मैन होना चाहिए, स्पीकिंग टू मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 178 हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, है ना, नेचर के पुजारी मानते हैं, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मानते हैं थॉमस द क्वेंसी। नेक्स्ट है 179 वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society, ठीक है, तो ये किसका बिलीफ? रूसो। 180 according to Wordsworth a poet must be man possessed of more than usual organic, ठीक है, सेंसिबिलिटी। यहाँ पे और 2-3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे कि एरोगेंट। नेक्स्ट है 180 अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोइट मस्ट बी अ मैन पजेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक, ठीक है, एक पोइट पर बाकी चीज़ों से ज़्यादा सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन ऑफ मिलेंगे, उनमें से आपको सेंसिबिलिटी पर टिक करना है, ठीक है। 181 अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री प्रोसीड फ्रॉम द इटर्नल फीलिंग ऑफ दी, ठीक है, जो पोइट्री है ना वो कैसे प्रोसीड करती है? जो पोइट हैं बाय द इटर्नल फीलिंग ऑफ द पोइट, पोइट की इटर्नल फीलिंग से, जो स्पॉन्टेनियस हैं। 182 हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज मेंशन्ड दैट लीड टू पोइटिक कंपोजिशन, ठीक है, कितने कॉजेज बताएं वर्ड्सवर्थ ने जो पोइटिक कंपोजिशन के लिए हैं? 6 causes are there to lead poetic composition. six causes बताए हैं ना, 6 causes are there that lead to poetic composition. नेक्स्ट है 183 हु प्रेज वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? जॉन केबल। नेक्स्ट है 184 हु कॉल्ड हिज पोम एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, अपनी पोएम्स को उन्होंने किसने एक्सपेरिमेंटल कहा है? तो खुद वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स को एक्सपेरिमेंटल कहा है। नेक्स्ट है 185 विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय थॉमस हैरिस द मैनेजर ऑफ द कोवेंट गार्डन थिएटर, कोवेंट गार्डन थिएटर के मैनेजर थॉमस हैरिस ने कौन से वर्क को रिजेक्ट किया था वर्ड्सवर्थ के? द बॉर्डर अ वर्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट है 186 विच मिस्टीरियस ट्रैवलर वर्ड्सवर्थ केम अक्रॉस एट द एज ऑफ 22, that traveler later published materialist philosophy entitled The Apocalypse of Nature, London 1791, to which many of Wordsworth's philosophical sentiments may well be indebted. John Walking Stewart. Next है 187 वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग्स वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था क्वेश्चन कि वो अब किससे डीपली इन्फ्लुएंस थे। तो 4 पीपल हैं यहाँ पर, एस.टी. कॉलरिज, विलियम गॉडविन, जीन जैक रूसो, इमैनुअल कैंट। नेक्स्ट है 188 विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन। अब ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन कुछ इस बुक में रिपीट हो गए हैं कि जो है विलियम गॉडविन के इम्प्रेस में मतलब इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने कौन से वर्क प्रोड्यूस किए थे? तो गिल्ट ऑफ सोरो है एक तो, और एक द बॉर्डर है उनका जो एक वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है, गिल्ट एंड सोरो एंड द बॉर्डर्स। नेक्स्ट है 189 टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट, किस फ्रेंड को उन्होंने लिखा था? एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर एज ए टीचर और एज नथिंग, ये भी हमने भी लास्ट में डिस्कस किया था। सर जॉर्ज बेमंट को उन्होंने लिखा था। फिर ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है वही है। 190 who wrote in his preface to lyrical ballad I have said that poetry is spontaneous overflow, ठीक है, ये वही अभी क्वेश्चन है जो भी पीछे हमने डिस्कस किया था, यहाँ रिपीट हो गया इस बुक में। तो अपने प्रीफेस में उन्होंने वही डेफिनेशन दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है, हमने पीछे भी डिस्कस किया है। 191 हु स्टेट हिज एम इन राइटिंग पोइट्री टू कंसोल द एफ्लिक्टेड, टू एड सनशाइन टू डे लाइट बाई मेकिंग दी हैप्पी हैप्पियर,
to teach the young and the gracious of every age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous. वर्ड्सवर्थ. ठीक है, यहाँ भी ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. हु ओपाइंड दैट पोइट टास्क, ये भी रिपीटेड है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, ये भी रिपीटेड है. 95. नेक्स्ट है 196. देखिए यहाँ से देखते हैं 199. ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है. वर्ड्सवर्थ मेड हिज डिबट एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो अपने कैरियर की शुरुआत है वो 1787 में की थी, जब उन्होंने अपनी एक सोनेट पब्लिश कराई थी यूरोपियन मैगजीन में. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200. वर्ड्सवर्थ बिगिन द प्रीलूड इन 1798 एट द एज ऑफ डैश. ठीक है, एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो प्रील्यूड है उसे किस एज में लिखना स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है. तो 28. वर्ड्सवर्थ जब प्रील्यूड पर वर्क करना उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो 28 के थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201. वर्ड्सवर्थ इनिशियली प्लान टू राइट रिक्लूज. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने रिक्लूज का प्लान किया था टुगेदर विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, देयर जॉइंट इंटेंट बीइंग टू सरपास. मतलब वो उनके साथ कंबाइंड रूप से, जैसे उन्होंने लिरिकल बेलार्ड साथ में दोनों ने पब्लिश कराया था, वैसे ही रिक्लूज को करना चाहते थे. ठीक है, तो किसको वो अपना आधार बनाना चाहते थे रिक्लूज का? जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. इस मतलब पैराडाइज लॉस्ट है जो मिल्टन का, इसको वो अपना आधार बनाना चाहते थे. नेक्स्ट है 202. इन हिज इंट्रोडक्शन टू द वर्जन ऑफ 1850 ऑफ प्रील्यूड, वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन दैट द ओरिजिनल आइडिया इंस्पायर्ड बाय हिज डियर फ्रेंड. ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में 1850 में जो प्रील्यूड पब्लिश हुई है उस इंट्रोडक्शन में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल आइडिया था वो उन्होंने अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज से इंस्पायर होके जो आइडिया उन्हें आया था टू कंपोज ए फिलोसॉफिकल पोम कंटेनिंग व्यूज ऑन मैन, नेचर एंड सोसाइटी, एंड टू बी एंटाइटल्ड द रिक्लूज एज हैविंग फॉर इट्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट द सेंसेशन एंड ओपिनियन ऑफ अ पोइट लिविंग इन रिटायरमेंट. हिज डियर फ्रेंड वॉज, वो एस.टी. कॉलरिज थी. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203. हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी. तो ये हमने ये भी पीछे डिस्कस किया था, जॉन केवल. ठीक है, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है. नेक्स्ट है 204. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ फिक्शन वर्ड्सवर्थ हैज अपीयर्ड एज ए करेक्टर. ठीक है, ये कुछ वर्क्स हैं जिसमें वर्ड्सवर्थ को इन जो राइटर वर्ड्सवर्थ पर काम करे थे उन्होंने वर्ड्सवर्थ को अपने इन फिक्शन वर्क का करेक्टर बनाया. जैसे विलियम किंसडॉल्विंग का मिस्टर क्रिश्चियन है 1996, इसके भी करेक्टर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. जैस्पर इफोर्ड द आयर अफेयर 2001. ठीक है, इसमें वर्ड्सवर्थ को करेक्टर दिखाया है. वर्ल्ड मैकडर्मिट द ग्रेव टैटू 2006. ठीक है, एक वर्क है ये. एक है सबलेम द वर्ड्स मिथ एट ग्रॉस मेयर 2008. इस सब में ये जितने भी फिक्शन वर्क हैं इनमें वर्ड्सवर्थ को एज ए करेक्टर दिखाया है. यहाँ लिखा भी है, नोट इन ऑल दीज वर्क वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड एज ए करेक्टर. नेक्स्ट है 205. विच सोनेट of Wordsworth is perceived as the decadent material cynicism of the time. The world is too much with us. Next है 206. Which poem Wordsworth is appreciated by modern critics as greatest ode and a poem containing impassioned sublimity, odd intimation of immortality. नेक्स्ट है 207. हु रोट अ बुक टाइटल द लॉस्ट लीडर, ए स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ 1933. ये बुक किसने लिखी जिसका मतलब टाइटल है द लॉस्ट लीडर. ठीक है, ये जो टाइटल है ना ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम से लिया है, स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ. ये हैं ह्यूज एंसन फॉसेट. नेक्स्ट है 208. हु रोट अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री द लॉस्ट लीडर. ठीक है, 2008 दैट वॉन द फॉरवर्ड प्राइज फॉर बेस्ट कलेक्शन and was shortlisted for the 2009 International Griffin Poetry Prize. Michael Osley Imal. Next है 209. Who wrote of Wordsworth in a parody? Peter Bell III. ठीक है, he had a mind which was somehow at once circumstances and center of all he might or feel or know.
Nothing went ever out, although something did ever enter. He had as much imagination as a pint pot. P.B. Shelley. P.B. Shelley ने question number 210. Which of the Wordsworth work features three central characters, the wanderer, the solitary, who has experienced the hope and misery of the French Revolution, and the pastor who dominate the last third of the poem. ठीक है, ये जो थ्री करेक्टर हैं, सेंट्रल करेक्टर हैं वर्ड्सवर्थ की, कौन सी पोएम के हैं आपको बताना है. सो ये उनकी एक्सकर्सन है 1814, जिसमें ये थ्री करेक्टर्स देखने को मिलते हैं. सो ठीक है, ये कंप्लीट हो गए वर्ड्सवर्थ. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.